जब मैंने ये रैंक 1 हासिल किया और सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उस समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मुझे एक ऐसा इंडिविजुअल फील हुआ। इसलिए लड़कियाँ ये ना सोचें कि लड़कियाँ हैं तो नहीं कर पाएंगे। आपको 6 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते। जी। तो इस 6 साल के संघर्ष में आपने 3 अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट में आपने प्री और मेंस भी क्लियर किया, जी। किसी कारण नहीं हो पाया। दूसरा आपका प्रीलिम्स नहीं निकला। तीसरे अटेम्प्ट में आपने सीधा टॉप किया। तो चाह तो इसी पद को लेकर थी कि हाँ डिप्टी कलेक्टर बनना है, इसलिए एमपीपीएससी की तैयारी करनी है। रैंक 1 आ जाएगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो एमपीपीएससी की तैयारी की शुरुआत है कहाँ से की थी? क्या अपना पहले से गोल क्लियर था कि मुझे एमपीपीएससी की तैयारी करना है? यदि बात की जाए कि स्कूल और जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो एमपीपीएससी में कितने काम आती है और आपकी कोई काम आई? जो एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं ना, वो सिलेबस हम स्कूल में पढ़ लेते हैं, पर हमें स्कूल टाइम इतनी समझ नहीं होती है कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आपने जो प्री और मेंस की तैयारी की शुरुआत की थी, तो शुरुआत कहाँ से की थी, प्री से या मेंस से? और आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी? प्रश्न लिखने का जो फॉर्मेट था आपका मेंस में, पॉइंट वाला था या फिर पैराग्राफ वाला रहा? कोचिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी क्या? ग्रुप स्टडी का क्या योगदान रहता है इस तैयारी में? क्या आपने ग्रुप स्टडी की थी? हाँ, ग्रुप स्टडी का योगदान तो रहता है। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डीके गौतम। मेरे साथ है आज अंकिता पटकर जी, जो आपके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इनका एमपीपीएससी 2021 में फर्स्ट रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ है, जो एमपीपीएससी टॉपर हैं। तो आज इनसे मिलकर हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं। जो आपके प्रश्न रहते हैं अधिकतर कि टॉपर कैसे क्या बनते हैं और क्या अलग होते हैं और क्या अलग करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि मैं इस प्रकार की आपके लिए वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही आपको जैसे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं उसकी पीडीएफ आप सिलेक्शन तक के टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। आप हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। अंकिता जी, अपना परिचय दीजिएगा छोटा सा। सर, मेरा नाम अंकिता पाटकर है और मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले की मैं निवासी हूँ। और मेरे पिताजी हैं जो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम से वीआरएस में रिटायर्ड हुए हैं। वर्तमान में वो अभी पोस्ट ऑफिस एजेंट हैं। और मेरी मम्मी भी सहायक शिक्षक से रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट में ही। और हम अभी 5 बहनें हैं, एक भाई है। और अभी मेरी 4 बड़ी बहनें हैं शासकीय सेवा में कार्यरत हैं अभी। और मैंने भी पहले प्राइमरी टीचर में काम किया है गवर्नमेंट के ही, एमपी गवर्नमेंट में। और फिर अभी मार्च में ही मैंने सहायक विकास विस्तार अधिकारी का पद भी ज्वाइन किया था। और अभी वर्तमान में मेरा यहाँ पर चयन हुआ है। और छोटा भाई अभी मेरा तैयारी कर रहा है। तो यही एनवायरनमेंट रहा है मेरा कि मम्मी ने हमेशा और पापा ने सेल्फ डिपेंड होने का मुझे दिया था कि हाँ आपको सेल्फ डिपेंडेंट तो होना है। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पर मोटिवेटेड रही थी। जो लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हर बार लड़कियाँ टॉप 10 में आती हैं। जैसे कि 2019 का रिजल्ट देखें तो भी लड़की फर्स्ट रैंक पर आई है, और इस बार भी देखेंगे तो फर्स्ट रैंक पर अंकिता जी का है, और उसके अलावा टॉप 10 में से 7 लड़कियाँ हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती, तो आप देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे लड़कियों को, शुरुआत में बता दीजिए। मैं फॉर्चुनेट रही कि मैं ऐसे परिवार में जन्म ली कि जहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि गर्ल्स और बॉयज़ में कोई जो है वो किसी तरीके का भेदभाव हो। और पापा जी ने सबके लिए मेहनत की, सबको पढ़ाया। और सुबह रात को 4-4 बजे जग के भी भोपाल में कई बार सेंटर एग्ज़ाम का वहाँ आता था तो दिलवाने आते थे। मम्मी ने भी कभी पर उस समय उनकी कम सैलरी थी, फिर भी जैसे भी है हमको शासकीय स्कूलों में ही पढ़ाया। हम सभी का अध्ययन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में ही हुआ है। तो वहाँ पर हमने पढ़ा, और जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती थी तो मम्मी और किसी काम के लिए मना कर दें, पर उसके लिए, पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करती थी। तो बहुत सपोर्ट रहा उनका और मोटिवेशन भी रहा। और मम्मी जैसे शिक्षक रही हैं तो उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन में भी बहुत मदद की थी कि मतलब घर में बैठ के भी पूरी तरीके से पढ़ाती थी, स्कूल में भी ध्यान देती थी। तो वो सब रहा, तो ये तो मेरा सौभाग्य रहा। परंतु यदि जब मैंने ये रैंक 1 हासिल किया और सिलेक्शन हुआ मेरा, तो उस समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मुझे एक ऐसा इंडिविजुअल फील हुआ। इसलिए लड़कियाँ ये ना सोचें कि लड़कियाँ हैं तो नहीं कर पाएंगे या फिर
हम कोई थोड़ा पीछे हैं, मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ मुझे। तो आप भी कर सकते हैं, और बिल्कुल अपनी तैयारी में कोई ऐसा जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए आपको। आप एक इंडिविजुअल समझिए और इंडिविजुअल सोल रखिए अपने आप में, और अपना टारगेट बनाइए। ये सब जेंडर वेंडर कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है, यदि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है आपको। आपको 6 साल हो चुके हैं तैयारी करते करते जी। तो इस 6 साल के संघर्ष में आपने 3 अटेम्प्ट दिए। पहले अटेम्प्ट में आपने प्री और मेंस भी क्लियर किया, जी। किसी कारण नहीं हो पाया। दूसरा आपका प्रीलिम्स नहीं निकला। तीसरे अटेम्प्ट में आपने सीधा टॉप किया। जी। तो पहले आपको क्या ऐसा पता था कि इससे पहले कि मैं डिप्टी कलेक्टर ही बन जाऊंगी या फिर टॉप करूंगी, और कैसा लगा जब आपने रिजल्ट देखा तो? जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो चाह तो इसी पद को लेकर थी कि हाँ डिप्टी कलेक्टर बनना है, इसलिए MPPSC की तैयारी करनी है, और रैंक 1 आ जाएगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर हाँ मेरा हमेशा से सपना था कि मेंस मेरा अच्छा रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि इंटरव्यू काफ़ी जो है वो अनएक्सपेक्टेड सा होता है, तो वहाँ कई अनसर्टेनिटी भी रहती हैं, इसलिए मेंस में मेरे को अपना स्ट्रॉन्ग करना था। तो जब भी मैंने तैयारी शुरू की तो पहले मेंस की तैयारी शुरू की, मेंस किया, प्रीलिम्स भी साथ में रखा, और फिर उसी तरीके से अपने आप को मैंने मोटिवेटेड भी रखा, और जो है मतलब तैयारी ऐसे ही की कि अब जो है सिलेक्शन चाहिए। और जितनी ऐसा नहीं है कि हमारे पहले के अटैम्प्ट यदि बेकार हैं, तो उस समय हमारी स्ट्रैटेजी ख़राब थी। मेहनत मेरी 19 के अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा थी। 20 के अटैम्प्ट में भी मैंने मेंस के लिए बहुत मेहनत की, और 21 के मेंस के लिए तो बहुत कम टाइम मिला था। मेरी फ्रेंड हैं ज्योति दीदी, उनके साथ हमने रिवाइज़ किया। तो शुरुआत जो है आपकी वही बहुत वो जो दमदार होनी चाहिए। आपका प्रीलिम्स निकले नहीं निकले, मेंस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका जैसे ही प्रीलिम्स निकलता है तो फिर मेंस भी निकलना चाहिए, और वो अच्छे मार्क्स के साथ निकलना चाहिए, तो फिर इंटरव्यू की मार्किंग में फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? सर प्राइमरी एजुकेशन तो मेरा रायसेन में ही हुआ, और उसके बाद फिर मैंने नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो जवाहर नवोदय विद्यालय बाड़ी से मैंने पढ़ा है, और वहाँ पर अच्छे टीचर्स मिले मुझे, और रेसिडेंशियल स्कूल था वहाँ पर, वहीं रहकर हमने घर से दूर रहकर पढ़ाई की थी। तो उसका आज फल मिला है कि वहाँ मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हुए, और काफ़ी कुछ सब्जेक्ट वहाँ पर डिटेल में पढ़े मैंने, तो वहाँ से मेरा अच्छा रहा सर स्कूल का। जो MPPSC की तैयारी की शुरुआत है कहाँ से की थी? क्या अपना पहले से गोल क्लियर था कि मुझे MPPSC की तैयारी करना है? नहीं सर, मैंने 12th करने के बाद एक्सीलेंस कॉलेज भोपाल में एडमिशन ले लिया था, और मेरा BSc चल रहा था मैथ्स ऑनर्स में। जी। पर 2nd to 3rd ईयर मैंने सोचा कि कुछ करियर ऑप्शंस भी देखते हैं, तो पहले मैंने 1 डे एग्ज़ाम ट्राई किया, और उसमें बैंकिंग वगैरह की कोचिंग भी की। पर फिर बाद में मुझे जब उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और उसी बीच कलेक्टर महोदय से मिलना भी हुआ था, गणतंत्र दिवस के दौरान हुआ था, और वहाँ पर फील हुआ कि हाँ ये एक बड़ा जो है पद है समाज का, और इसमें मतलब कई कार्य हैं, कई अलग अलग तरह के कार्य करने को मौका भी मिल रहा है, और एक करियर ऑप्शन भी है। और उसी समय से फॉर्चुनेट ऐसे रही कि मैं MP गवर्नमेंट की मुझे स्कीम, मेरी फ्रेंड है एकता, उन्होंने बताया कि OBC के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्कीम है, जिसमें MP नगर में ही अपने भोपाल में कोचिंग करवा रहे हैं, फ्री गाइडेंस प्रोग्राम दे रहे हैं MPPSC की तैयारी के लिए। तो फिर वहाँ मैंने गई, एडमिशन लिया वहाँ पर, और वहाँ पर जब जो ओरिएंटेशन क्लास थी उसी में उन्होंने सिलेबस को समझाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बेसिक MP GK की क्या डिमांड है, क्या पता होना चाहिए। तो जब उन्होंने जो शुरुआत थी 1 हफ्ते की जो क्लास रही, डेमो क्लास, वही बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी, और फिर मैंने कहा कि अब यही करना है और इसी में तैयारी करनी है। अंकिता जी की एक खास बात रही है कि कुछ लोग क्या कि 12th से भी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन के साथ में करते हैं, लेकिन अंकिता जी ने जो किया, सबसे पहले तो वनडे एग्जाम के बारे में सोचा था, और 2 वनडे एग्जाम की जॉब भी हासिल की, एक टीचर की और एक एडीओ की। तो जो हाल ही में निकली थी उसमें हुआ है। इसके बाद इन्हें ग्रेजुएशन होने के बाद क्लियर हुआ कि मुझे MPPSC में जाना है। और वनडे एग्जाम में भी मैं तैयारी बैंक की कर रही थी,
और टीचर और एडीओ की तैयारी तो मैंने एमपीपीएससी में जब फेलियर फील हुआ था 19-20 में, अच्छा तब सोचा था कि अब कुछ और भी सोचती हूँ। अच्छा, पीएससी की तैयारी के दौरान उन एग्ज़ाम को किया, क्योंकि बीएड भी मैंने 22 में कंप्लीट किया है। अच्छा तो तब उसके बाद मैंने सोचा कि अब टीचर का एग्ज़ाम दे के देखते हैं, और सीटेट की तैयारी भी की, और वहाँ से मैंने पेडागोजी वगैरह कवर किया, क्योंकि टाइम मिल गया था। 20 का मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो सामने मेंस नहीं था, तो फिर मैंने अदर ऑप्शंस करियर के तलाशने कर दिए थे कि मैं कुछ ऐसा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ पहले, और तैयारी करती रहूँगी। तो फिर मैंने वो भी मेरे यही रहा कि वो भी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में विद मेरिट क्लियर हो गए थे। और फिर 21 में मेरा तैयारी चल ही रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पर जॉब भी लग गया था, मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी हो गई थी। अब मेरे हाथ में एक ही टारगेट था, एमपीपीएससी। और फिर मैंने वही अपना मेंस को फिर से स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि प्रीलिम्स भी अच्छा से निकल गया था मेरा, और मुझे काफ़ी समय मिल गया था, क्योंकि एजुकेशन में थी उस समय, तो 1 महीने की छुट्टी मिलती है टीचर्स को, तो वहाँ पे मेरी अच्छी तैयारी हो गई थी। 1 महीने 15 दिन में मेंस मैंने कवर किया। जो पुराना नॉलेज था वो मुझे बहुत काम आया, क्योंकि 19 के समय मेरी कोई जॉब नहीं थी, और मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, पूरी मेहनत की। एक मेरी मतलब हर पेपर की अलग से मेरी मेंस की कॉपी थी, जिसमें मैं आंसर लिखती थी, नोट्स अलग थे, और मेंस की कॉपीज़ अलग थी, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। यदि बात की जाए कि स्कूल और जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो एमपीपीएससी में कितनी काम आती है, और आपकी कोई काम आई? क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेज की तैयारी कैसे करना चाहिए? यस सर, स्कूल, आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाए तो आप बहुत सौभाग्यवान हो, क्योंकि स्कूल ही है जो एमपीपीएससी के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं ना, वो सिलेबस हम स्कूल में पढ़ लेते हैं, पर हमें स्कूल टाइम इतनी समझ नहीं होती है कि वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो एक अच्छा स्कूल है यहाँ पर, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सब्जेक्ट के, क्यों उसको पढ़ाया जा रहा है, ये भी क्लियर हो रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारी जो तैयारी है वो आसान हो जाती है। और इसलिए कई बार देखा जाता है कई एस्पिरेंट्स फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो बहुत फ़ायदेमंद करते हैं। परंतु मेरा एक सजेशन सबसे यह है कि यदि आपको कहीं स्कूल भी अच्छा नहीं मिला है, कॉलेज नहीं मिला है, और आप अभी ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अब नहीं कर सकते हैं तैयारी, क्योंकि जो बेसिक 6 to 10th का जो नॉलेज है वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। 1 से 2 महीना उसको कवर करने में लगेगा, और कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाए तो पाथ यह रहता है कि आप पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए, उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए, जहाँ कमी आ रही है उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के माध्यम से फिर से बिल्ड कीजिए, और फिर आगे तैयारी कीजिए। ठीक है, आपने जो प्री और मेंस की तैयारी की शुरुआत की थी, तो शुरुआत कहाँ से की थी, प्री से या मेंस से? तैयारी जब वो जो एमपी गवर्नमेंट वाला मैंने बताया कि मैं गई थी पीजीए में, तो उन्होंने एमपीजीके सबसे पहले पढ़ाया वहाँ पर, और एमपीजीके फैक्चुअल भी होता है, और एमपीजीके का सबसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा, तो वो कुछ प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही नोट्स थे। पर धीरे धीरे मैंने खुद अपने आप को अपनी सेल्फ स्टडी के लिए मेंस के लिए स्विच कर लिया था, क्योंकि वहाँ पर मेनली प्रीलिम्स का ही पढ़ाया जा रहा था। तो मैंने सेल्फ अपनी टेस्ट सीरीज कुछ 2-1 महीने बाद ही, तैयारी के 2-1 महीने बाद ही टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दिया था, और जो प्रीलिम्स के लिए वो पढ़ाते थे तो उनके साथ प्रीलिम्स का पढ़ती जाती थी, और बाकी जो टाइम बचता था यूट्यूब आदि के माध्यम से अपना मेंस का भी पढ़ती जाती थी। तो मेरी जो मेन तैयारी है वो प्रीलिम्स विथ मेंस रही, और मेन फोकस मेरा मेंस पे रहा। और फिर जैसे ही जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आया था, तो बस 52 डेज थे, तो प्रीलिम्स का फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके पढ़ लिया था। जब तैयारी शुरू की थी तो कई प्रकार के प्रश्न आते होंगे आपके अंदर, तो ऐसी कौन कौन सी समस्या आई थी शुरुआत में जो जब तैयारी शुरू की थी जी, जिसको आप बताना चाहें? क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट देख रहे हैं, जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं, सेम लगभग समस्या रहती है सभी की, कुछ कॉमन। ये सर, जब मैंने जब ज्वाइन किया था वो तो वहाँ पर ना मेनली हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता था, और मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो कई बार नोट्स को लेके या फिर कंटेंट को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, और कई बार ये भी होता था कि क्या हम सही पाथ पर चल रहे हैं या नहीं, या जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं, क्या इससे हमारा क्लियर हो जाएगा या नहीं। तो हमेशा सेल्फ डाउट रहते हैं। आज सिलेक्शन हो गया है तो लग रहा है कि सब कुछ सही था, पर जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था तो आज भी लग रहा था कि डाउट था कि पहले भी कि हाँ होगा कि नहीं होगा। एक रहता है कंटेंट को लेकर इस तैयारी के दौरान कि सही कंटेंट का चुनाव कैसे करें, और दूसरी बात आपने कौन सी बुक्स पढ़ी है और सही बुक्स का चुनाव कैसे करें?
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं वो सभी को समझ में आए और सभी के लिए एप्लीकेबल हो। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा सिलेबस किस बुक से कवर हो रहा है और सिलेबस में जो भी कंटेंट है वो किस बुक में मिल जाए, चाहे वो किसी भी नोट्स हो इंस्टीट्यूट के या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक्स हों, जैसे स्पेक्ट्रम हुई, लक्ष्मीकांत हुई पॉलिटी के लिए, तो वो भी हो सकती है। और मेन हमारा फोकस होना चाहिए सिलेबस कवर हो और सिलेबस की जो डिमांड है तो उसमें कई आप एनसीईआरटी में भी ले सकते हैं। और अभी थोड़ा सा सिलेबस डीप हुआ था तो 11th-12th का भी एनसीईआरटी कवर किया था मैंने। और कई बार तो कुछ अभी जो नया जो 24 का सिलेबस है मैंने देखा है कि उसमें बीए सोशियोलॉजी में एक सब्जेक्ट है, वहाँ से कंटेंट कहीं मिल रहा है। तो हम कंटेंट को ढूंढने का प्रयास करें, ना कि कोई जो है रेप्यूटेड या कोई भी जो प्री डिसाइडेड बुक्स है उस पर ना फोकस करें। कंटेंट हमको कहाँ का अच्छा लग रहा है। ऐसा रहता है कि कई बुक्स का प्रेजेंटेशन अलग होता है, कोई ने बहुत चित्र बना के दिया है और किसी ने प्रॉपर टेक्स्ट में लिख दिया है, पर आपका खुद का ओरिएंटेशन है कि आपको कौन सा पसंद आ रहा है तो आप उसके हिसाब से पढ़ें। और दूसरा, कंटेंट के साथ अपना खुद का कंटेंट डेवलप करें, क्योंकि यदि एक बुक में कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी भी देख सकते हैं, तीसरी भी देख सकते हैं, पर अपने कंटेंट को 3-4 बुक यदि आपने पढ़ी भी हैं तो एक जगह कलेक्ट करें, वहाँ पर ही कंपाइल करें अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में, फिर अपने यदि शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो वो, और फिर उसी को रिवाइज करें। कंटेंट के साथ साथ पहले तो आवश्यक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी एनालिसिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपके कंटेंट में अवेलेबल है या नहीं है, उस तरीके का आंसर आप कर पाएंगे एक उस कंटेंट को पढ़कर, ये भी ज़रूर आप चेक कर लें, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न जनरली देखा जाता है उस क्वेश्चन के वो रिपीट होते हैं। हमारे पास जैसे फंडामेंटल राइट ही है तो हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन को एनालिसिस करें, सही कंटेंट विद सिलेबस चयन करें और अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से पढ़ें। और आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी? जब मैंने मेंस की तैयारी शुरू की तो मेंस के 2 से 3 महीने बाद ही मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दी थी आंसर्स लिखने के लिए। और शुरुआत में मुझे नहीं पता था आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, तो जो मैंने अपने अभी तक स्कूली और ग्रेजुएशन की शिक्षा में जो आंसर लिखे हैं, जिस तरीके से मैं अटैम्प्ट करती थी वैसे ही किया। पर फिर धीरे धीरे मैंने सीखा कि जैसे क्वेश्चन पूछा किस बारे में गया है, पहले तो ये बताने की कोशिश करें, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें, फिर उसमें जो कंटेंट मांगा गया है वो ज़रूर कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करें, लीक से ना भटके, जो उसमें मांगा गया है वो डिमांड उसकी पूरी करने की कोशिश करें। कुछ बेसिक आप फैक्ट्स दे सकते हैं जो उससे रिलेवेंट हों वो दे सकते हैं, और ऐसे फैक्ट दें विथ सम प्रूफ कि जैसे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू सेंसस, तो वो हमारे क्वेश्चन में आंसर में दमदारी शो करती है। और फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं और कोशिश करें कि जब फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं तो यदि एक क्वेश्चन में आपने दूसरा फ्लो चार्ट बना दिया है, तीसरा बना दिया है, तो अलग अलग डिज़ाइंस का बनाने की कोशिश करें। और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत डिटेल दिया गया है तो उसके कंक्लूज़न में हम, जैसे कंक्लूज़न नहीं भी मांगा गया है, अब तो 7 मार्कर है, वहाँ हमको लिखना पड़ेगा, तो सिग्निफिकेंस करके या वाइटलिटी करके और रिजल्ट, इम्पैक्ट, नीड, वे फॉरवर्ड, इस तरह के जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट करके रखे थे कि क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से यहाँ पर मैं कंक्लूज़न बना सकती हूँ। यदि मुझे कंक्लूज़न नहीं आ रहा है लिखना तो इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं। और बिल्कुल फैक्ट, और यदि करंट, मतलब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स में जितना इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही मेंस में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी हमेशा जो कोशिश रहती थी जनरली 2nd और 3rd पेपर में कि मैं करंट ज़रूर इन्वॉल्व करूँ। और कोशिश तो मेरी, जैसे ज्योग्राफी में भी यदि साइक्लोन रिलेटेड या डिज़ास्टर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो मैं वहाँ भी करंट डालने का कोशिश करती थी। हिस्ट्री में भी कई आईवीसी को लेके खोजें चलती रहती हैं, तो अपडेट रहती थी कि यदि अपन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भी करंट डाल देंगे, जैसे बौद्ध यूनिवर्सिटी बनी सांची में, और यदि सांची पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर मेरा लास्ट कंक्लूडिंग पॉइंट वही रहता। तो इस तरीके का मैं करंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने का कोशिश करती थी अपने आंसर। जैसे मैप वगैरह का आपने हिस्ट्री में भी उपयोग किया था? हाँ,
मैप ज़रूर मैं बनाती थी जहाँ भी है, जैसे जिस भी लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि हम पूरा इंडिया का मैप बना रहे हैं, पूरे एमपी का। जिस सेक्शन में वो है, जैसे मालवा क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो सिर्फ उतना ही सेक्शन बना के उसको पॉइंटेड कर देते थे, तो उससे जो है आंसर थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगता है। और कई बार तो कुछ आंसर्स मैंने सीधा मैप बनाकर ही उसी पर ही डायग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन देकर सॉल्व किए हैं, क्योंकि 5 मार्कर थे, जगह कम थी उस समय, तो इस तरीके का ही प्रेजेंटेशन भी किया है कई आंसर्स में। आपके अनुसार आपको ऐसा लगता है आपने जो किया है, एक तो करंट का डाटा भी डाला है, फ्लोचार्ट, डायग्राम, इसके साथ आपने मैप का भी उपयोग किया है जी। तो ये सब चीज़ें, और कंक्लूजन के लिए कुछ पॉइंट और कुछ चीज़ें आपने इकट्ठा करके रखी थी अकॉर्डिंग टू आंसर। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि मैंने कुछ इंडेक्स रिपोर्ट्स बिल्कुल लिख के रख लिए थे कि इस सेक्टर में पूछा जाएगा, जैसे हेल्थ को लेकर हो गया, वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ को लेके हो गया, तो वो मैं लिख लिया था कि हाँ मुझे यहाँ पे यदि समस्या आती है तो समस्या वाले कुछ पॉइंट्स, अचीवमेंट आती है तो अचीवमेंट वाले कुछ पॉइंट्स, और वहाँ पर जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके हो गया तो पॉल्यूशन को लेके हो गया, तो इतने टन कचरा इससे निकल रहा है, ई वेस्ट से कितना निकल रहा है, रेडियो वेस्ट कितना निकल रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने एक से 2 पेज में लिख लिए थे, और हर कभी मैं उनसे रिवाइज कर लेती थी। एनर्जी का डेटा, कितने मेगावाट क्या है, सोलर, हाइड्रो, कौन सी रैंक है, क्या है, क्या हमारी पॉलिसी आई, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल मैंने लिख के और अलग से इनको हर कभी रिवाइज करती रहती थी कि हाँ ये मुझे यदि डालना है। तो अपडेटेड स्कीम्स, जैसे उस समय पीएमश्री नई आई थी, तो बिल्कुल अपडेटेड स्कीम्स यदि आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने आप को, अपने आंसर्स को अपडेटेड रखें विद करंट, तो फिर वो एक बहुत अच्छा आंसर हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बात है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, मेंस होता है, तो क्या प्रश्न छोड़ना चाहिए, और क्या आपके भी प्रश्न छूटे थे? कौन कौन से प्रश्नों में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर जो भी है समस्या आई आपको? क्वेश्चन के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्वेश्चन है। यदि ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है और 2 मार्कर या 3 मार्कर में पूछा गया है और जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो फिर उसमें हम ना ही अटैम्प्ट करें। परंतु अभी जो 20 का सिलेबस था उस समय तो यूनिट वाइज बढ़ गया था, तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि एंशिएंट हिस्ट्री से आया है या मिडिवल से आया है या मतलब किस यूनिट से आया है, तो उससे रिलेवेंट हम एक लाइन तो लिख सकते थे। जैसे जियोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया है तो हम ऐसा लिख सकते थे कि दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू द जियोलॉजी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को रिलेट करके 1-2 पॉइंट्स लिखने की कोशिश कर सकते थे, उसमें मार्क्स मिले नहीं मिले। परंतु जहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं पता है वहाँ 3 मार्कर में तो रिस्क ना लें, क्योंकि वो आगे की इमेज भी हमारी बिल्ड करता है। पर 5 मार्कर और 11 मार्कर में ज़रूर लिखें। आपका मैंने देखा है अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी और अभी तक 22-23 के मेंस में कि ऐसा कोई सा 5 और 11 मार्कर नहीं आता जहां आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। रिलेवेंट आप लिख सकते हैं, उसके साथ फ्लो चार्ट ऐड कर दें, कुछ डायग्राम ऐड कर दें, हिस्ट्री पॉलिटी का है तो कुछ आर्टिकल्स ऐड कर दें या सोशल इश्यूज़ उससे जोड़ दें, प्रेजेंट कंडीशंस जोड़ दें, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इजीली हमारे 2 पेज आराम से भर जाते हैं। ठीक है। प्रश्न लिखने का जो फॉर्मेट था आपका मेंस में, पॉइंट वाला था या फिर पैराग्राफ वाला रहा? बिल्कुल, मेरा जो पॉइंट से मैं ज़्यादा आंसर लिखने का कोशिश करती थी और मेजरली मैं पॉइंट्स में ही लिखती थी। मैंने पैराग्राफ में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर आंसर्स लिखे हैं और मेरी कोशिश ये रहती थी कि यदि 5 मार्कर है तो मैं 7 से 8 पॉइंट्स दूँ और 11 मार्कर है तो 11 मार्कर कभी भी एक ही सेक्टर पे नहीं आता है, उसके लाभ हानि या चुनौतियाँ या फिर अगेंस्ट फेवर इस तरीके से पूछते हैं, तो हम उसको 8-8, 9-9 पॉइंट दोनों में बांट सकते हैं और फिर ऊपर इंट्रोडक्शन करके। तो पॉइंट्स तो मैं ज़रूर इंक्लूड करती थी और मेरा जो 3 मार्कर का था कि 3 मार्कर में सब कहते हैं 3 पॉइंट्स, तो मेरा फोकस रहता था यदि 3 आ रहे हैं तो 3 का सेंटेंस इस तरीके से बनाओ कि 3 लाइन अच्छे से कवर हो जाए, 2 लाइन। और यदि नहीं बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल पॉइंटेड छोटे छोटे 3, 6 से 7, 8, 9 जितने पॉइंट आपके बन जाएं। जैसे किसी बुक पर आया है
कि हाँ अर्थशास्त्र के बारे में बताइए, तो कब आई, क्यों आई, किसने लिखी, किसकी कौन सी भाषा में लिखी गई, ये क्या बताती है, एरा क्या था, किस समय आई, ऐसे करके हम 6-7 पॉइंट बना सकते हैं। तो फिर हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत डाइवर्स है, और डाइवर्सिटी तो हमेशा मेंटेन करनी है आंसर में। यदि आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं और आपको 8 नहीं भी आ रहे हैं तो आप 5 लिखें, पर 5 अलग अलग लिखें, और बहुत अच्छा है यदि आपको 8 पॉइंट आ जाएं। और एक और मेरा थोड़ा सा यह भी मैंने ट्राई किया है कि यदि मुझे पॉइंट नहीं आ रहा है और कुछ रिपीटेड सा लग रहा है तो मैं सेंटेंस फॉर्मेशन बदल देती थी, और जो फर्स्ट में लिखा है उसको 7th या 8th में डाल देती थी, तब तक वो पॉइंट पुराना हो जाता था। तो इस तरीके से बात बदल के, यदि हम कहें कि हाँ बात पलट के या बात बदल के लिख दी, ऐसा भी कोशिश कर लेती थी। अच्छा, टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहता है इसमें? टेस्ट सीरीज़ का तो योगदान है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ हमारे आप को डेली एनालिसिस करने और अपने आप को टेस्ट करने के लिए आवश्यक होती है। और टेस्ट सीरीज़ हमको बार बार यह भी प्रोवाइड करती है कि सेम आंसर जो हम लिख चुके हैं उसको फिर से कितना अपडेटेड और कितना सुंदर बनाकर हम उसे लिख सकते हैं। तो और हम जो कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो हम उसे आंसर में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो हमारा मेन रिप्रेजेंटेशन है वहाँ 3 घंटे का खेल है मेंस का आंसर, और वहाँ पे यदि हम उस कंटेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टेस्ट सीरीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है उसके लिए। ठीक है, तो और कोचिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी क्या, और स्टूडेंट्स को कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और कैसे करें? मुझे लगता है कि कोचिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, एक अच्छा मार्गदर्शक होना ज़रूरी है। और कोचिंग एक इनिशियल बूस्ट तो प्रदान करती है, पर जो 80% तैयारी है वो हमारी खुद की होती है। हाँ, पर 20% तैयारी जो है वो कोचिंग देती है, और वो एक पाथ भी प्रोवाइड करती है कि हाँ गाइडेंस भी प्रदान करती है आप कैसे करें। पर सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा मोटिवेटेड रहें। यदि आपको लगता है कि आप पूरा सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ करें, अदरवाइज़ आप ले सकते हैं। एक सजेशन और देना चाहूँगी कि कोचिंग कभी किसी कोचिंग के नाम से या किसी टॉपर वहाँ से निकला है इस वजह से ज्वाइन ना करें। वहाँ के जो गुरु रहे हैं वो, क्योंकि गुरु रहे हैं उनका ज़रूर देखें कि उन्होंने कैसे पढ़ाया है, क्योंकि कोचिंग में भी कई कोचिंग्स बदलती रहती हैं, टीचर्स चेंज होते रहते हैं। तो जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया है वो अलग अलग रहे हैं, जैसे शर्मा सर रहे हैं, और पवन मिश्रा सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है, रवि सर ने हिस्ट्री पढ़ाई है, CM पटेल सर ने पढ़ाया है, राकेश नागर सर ने टेस्ट सीरीज़ में मुझे बहुत हेल्प किया है, और विकास सर हैं ध्येय में, उन्होंने इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प किया। तो सभी जो गुरु रहे उनका ज़्यादा मार्गदर्शन रहा। ग्रुप स्टडी का क्या योगदान रहता है इस तैयारी में? क्या आपने ग्रुप स्टडी की थी? हाँ, ग्रुप स्टडी का योगदान तो रहता है, क्योंकि वो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करती है, और पॉइंट्स की डाइवर्सिटी भी हमारी बढ़ाती है। कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं, कुछ फ्रेंड्स के पास हैं, तो वो कवर हो जाते हैं। और इंटरव्यू के दौरान भी हमने ग्रुप डिस्कशन किया था हमारे फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत हेल्प करता है। तैयारी के दौरान कभी कभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपने मोटिवेशन के लिए क्या आपका वो रहा फैक्टर? मैं डेली अचीवमेंट्स पे फोकस करती थी, कि मेरा ऐसा रहता था कि मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे वो 3 से 4 दिन में हो या 3 से 4 घंटे में हो, पर टॉपिक पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए। 10 से 12 घंटे की मैं पढ़ाई कर सकती थी, परंतु जैसा आपको सही लगे आप वैसा पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं डेली नहीं था कि मैं डेली ही 10 से 12 पढ़ूँ, कभी 8 से 10 भी पढ़ा है, कभी 4 से 6 भी पढ़ा है, तो वो डिपेंड करता है। बाकी के अंकिता जी के कुछ नोट्स के फ़ोटो, इन्हें किस टाइप से नोट्स बनाने का क्या तरीका था, तो मैं कुछ पेज आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, या सिलेक्शन तक के ऐप से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, वहाँ पर भी डाल दूंगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।